हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया है और एक लेक्चर हमारा हो गया है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, जैसे पब्लिक सर्विस अप्रोच, उसकी नेचर, स्कोप के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोग बेसिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलरिज्म, ठीक है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, अक्सर रहेंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो हमें जाननी चाहिए टेलरिज्म से संबंधित वो ये कि आपने नाम सुना होगा F.W. टेलर, ठीक है। F.W. टेलर, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। F.W. टेलर के नाम से जाना जाता है। तो टेलरिज्म इन्हीं के द्वारा दिया गया, F.W. टेलर से ही लिया गया। और इसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इन केस पूछा जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर के रूप में किनको जाना जाता है, तो F.W. टेलर, ठीक है, ये फादर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कब आई, तो ये जब सेकेंड फेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। जब मान के चलिए लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आया, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो उस समय किस प्रकार से साइंटिफिकली चीज़ों को देखा जा रहा था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये बेसिकली ट्राई करता है कि सॉल्व किया जाए वैसे प्रॉब्लम्स को जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में हों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करता है प्रॉब्लम्स ऑफ, लिख सकते हैं आप लोग, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कभी कभार होता है ना कि किसी भी संगठन में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की बात करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। एक वाइट पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए तो टेलर के पहले, ठीक है, टेलर तो थे ही, इनसे पहले जो लोग आए बिफोर टेलर, तो टेलर के पहले चार्ल्स बेबेज, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और हेनरी हेनरी टॉने, ठीक है। ये दो लोग ऐसे हैं, TOWNE, ठीक है। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलर के पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ा, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। ये दोनों लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टेलर का मेनली एक उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप लोग लिख लीजिए। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी दैट दे डू इट इन एफिशिएंट मैनर। मैं लिख देता हूँ, उन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want your men to do, your men to do and then see that they do it in efficient manner, ठीक है। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो या आप नेट की तैयारी करते हो या CUET, तो कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये F.W. टेलर का था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए, तो टेलर ने जो बताया कि बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
ठीक है। तो 4 बेसिक्स प्रिंसिपल्स जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बताए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला उन्होंने कहा डेवलपमेंट और ट्रू साइंस ऑफ वर्क, ठीक है। ये उनका पहला प्रिंसिपल था कि एक ट्रू साइंस ऑफ वर्क का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, जो लोग काम कर रहे हों, ठीक है, उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा जो पॉइंट कहा, तीसरा जो प्रिंसिपल दिया, उन्होंने कहा ब्रिंगिंग टुगेदर साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सेलेक्टेड वर्कर्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो एक तरीके का जो विज्ञान है कोई भी काम करने को, ठीक है, उसको लेकर के आना और साइंटिफिकली कुछ वर्कर्स को सेलेक्ट करना, तो दोनों को मिला करके जब एक साथ लाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये तीसरा प्रिंसिपल दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित। चौथा जो उनके द्वारा प्रिंसिपल दिया गया, उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी वर्क का डिवीजन होना चाहिए और वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसको क्लियरली डिफाइन करा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में टेलर ने बताया, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से जनरली जो उनका मेन कहना था कि किस प्रकार से प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रॉफिट्स को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मेन मकसद था, ये तीनों चीज़ें तो आप लोग याद रखिएगा। और 4 हमने प्रिंसिपल्स देखे, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या वर्क किए गए टेलर के द्वारा, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। तो लिख लीजिए वर्क्स ऑफ टेलर, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो मेजर उनके द्वारा काम किया गया वो है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि मेंटल रेवोल्यूशन किनके द्वारा लिखा गया, किया गया, तो याद रखिएगा टेलर का काम है, ठीक है। तो मेंटल रेवोल्यूशन वो उनका कहना था कि मेंटल रेवोल्यूशन दोनों में आना चाहिए, मैनेजमेंट में भी और वर्कर में भी, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होगा, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो सरप्लस का साइज है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना कि जो डिवीजन ऑफ सरप्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो है कि साइज ऑफ सरप्लस, ठीक है, साइज ऑफ सरप्लस एक ये हो गया, ठीक है। और एक है डिवीजन ऑफ सरप्लस। तो मेंटल रेवोल्यूशन के अंतर्गत FW टेलर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए इसके साइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सरप्लस का साइज को बढ़ाओ, ठीक है, ना कि डिवीजन ऑफ सरप्लस को। तो याद रखिएगा साइज ऑफ सरप्लस को बढ़ाने की बात कही गई, ना कि डिवीजन ऑफ सरप्लस को, ठीक है। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो उनके द्वारा मेजर काम किया गया वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। तो ये दूसरा उनके द्वारा मेजर काम किया गया। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जैसे जो टेलर थे, ठीक है, वो क्रिटिकल थे किस चीज़ के, लीनियर सिस्टम के। तो याद रखिएगा लीनियर सिस्टम के वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, ठीक है। तो वो
उनका कहना था कि हर एक लीनियर सिस्टम में क्या था कि हर एक वर्कर जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है वन बॉस के, ठीक है। जैसे जितने भी, जैसे एक बॉस हुआ, ठीक है, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे सारे लेबर्स होंगे, ठीक है। तो वो इस सिस्टम के खिलाफ थे, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि लीनियर सिस्टम को आप रिप्लेस करो, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम को आप रिप्लेस करो, और इसमें क्या होगा फंक्शनल फोरमैनशिप में कि वर्कर जो होंगे वो ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करेंगे अलग अलग सुपरवाइज़र से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वर्कर्स जो हैं वो ऑर्डर्स को रिसीव करेंगे, ठीक है, रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम, उन्होंने कहा कि 8 सुपरवाइजर से वो अपने ऑर्डर्स को रिसीव्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था लीनियर सिस्टम में कि एक बॉस होता था और उसी के इशारों पे सारे वर्कर्स काम करते थे, लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप में वर्कर्स को ऑर्डर्स रिसीव करने थे 8 सुपरवाइजर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ वर्क को ही नहीं डिवाइड किया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एक सेकंड मैं ले लेता हूँ पेज, यहाँ पे देखिए उनका ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ ही डिवाइडेड वर्क नॉट ओनली अमंग वर्कर्स, जैसे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से काम होंगे, तो सिर्फ वर्क को ही डिवाइड नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ जो सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, सुपरवाइजर्स के भी काम को उन्होंने एक तरीके से अलग अलग किया, ठीक है। तो सुपरवाइजरी लेवल पे, ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल पे जो वर्क है उनको डिवाइड किया गया कि अलग अलग सुपरवाइज़र का अलग अलग काम होगा और अलग अलग वर्कर्स के भी अलग अलग काम होंगे। तो ये उनका कहना था। तो समझ में आया फंक्शनल फोरमैनशिप ने क्या किया, जो उनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया, जो लीनियर सिस्टम है उसको रिप्लेस करने की बात कही, और कहा गया कि वर्क को सिर्फ वर्कर्स के बीच में ही नहीं बल्कि सुपरवाइजरी लेवल पे भी अलग अलग करना चाहिए, वर्क को डिवाइड करा जाना चाहिए, ठीक है। और 8 सुपरवाइजर्स उन्होंने बताया कि 8 सुपरवाइजर्स होने चाहिए जो वर्कर्स को काम देंगे, जो ऑर्डर्स देंगे, ठीक है। तो ये उनका कहना था। और इसके अलावा देखिए किस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए उन्होंने जो बताया कि किस प्रकार से होना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने रखा फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। ये फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो उन्होंने सुपरवाइजरी लेवल 8 सुपरवाइजर्स की बात कही, वर्क को कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो एक फैक्ट्री मैनेजर होगा, इसमें से 2 पार्ट उन्होंने बताए, एक तो प्लानिंग इंचार्ज होगा, ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज होगा, ठीक, और दूसरा होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है, जो प्रोडक्शन को देखेगा और एक जो पूरा प्लानिंग को देखेगा। तो फैक्ट्री मैनेजर सबसे ऊपर होगा। अब देखो प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत 4 प्रकार के उन्होंने बताए, ठीक है। पहला एक होगा जिसको उन्होंने कहा रूट क्लर्क, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक। तीसरा उनके द्वारा बताया गया कि एक होंगे जो टाइम एंड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। और एक चौथा जो उनके द्वारा कहा गया वो शॉप डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो पहला जो इनके द्वारा कहा गया, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, तो एक उन्होंने कहा गैंग बॉस, ठीक। दूसरा जो उन्होंने कहा यहाँ पे, दूसरा जो उनके द्वारा कहा गया वो रिपेयर बॉस, ठीक है, रिपेयर बॉस। तीसरा जो उनके द्वारा कहा गया वो स्पीड बॉस, ठीक है, और चौथा जो उनके द्वारा कहा गया वो इंस्पेक्टर।
तो इस प्रकार से 8 सुपरवाइजर्स को उन्होंने डिवाइड किया, जो प्लानिंग इंचार्ज में 4 होंगे, ठीक है, और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 सुपरवाइजर्स होंगे, और सबसे ऊपर फैक्ट्री मैनेजर होगा। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा भी जा सकता है कि कितने सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने सुपरवाइजर्स के बारे में बात कही गई। अगला हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, अभी तो हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, एफडब्ल्यू टेलर से ही संबंधित, ठीक है। तो एफडब्ल्यू टेलर के दो हमने मेजर वर्क देखे, ठीक है, एक फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है, और दूसरा हमने देखा मेंटल रेवोल्यूशन का। अब तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है उनके द्वारा जो मेजर वर्क किया गया, वो टाइम एंड मोशन स्टडीज़, ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो याद रखिएगा ये सारे काम एफडब्ल्यू टेलर के हैं, टाइम एंड मोशन स्टडीज़, ठीक है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने इसको इसलिए किया ताकि जो सोल्डरिंग का फेनोमेनन है, ठीक है, एक फेनोमेनन है सोल्डरिंग का, उसको रोका जा सके, सोल्डरिंग फेनोमेनन, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो याद रखिएगा इसको क्यों किया गया इस स्टडी को, टू प्रिवेंट सोल्डरिंग फेनोमेनन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, एक मोशन स्टडी है, एक टाइम स्टडी है, ठीक है। तो मोशन स्टडी में क्या है, वैसे टेक्निक्स, ठीक है, जो वर्क मेथड को एक तरीके से स्टैंडर्ड कर दे, और टाइम स्टडी क्या है, जो यह डिटरमाइन करने के लिए किया गया, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको वर्क को कंप्लीट किया जाना चाहिए उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप लोग लिखना चाहें तो मोशन स्टडी क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं मोशन स्टडी के बारे में, ठीक है। मोशन स्टडी क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाएगा क्या चीज़, वर्क मेथड्स को, ठीक है, कि किस प्रकार से काम होना चाहिए उसके मेथड को एक तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। और जो टाइम स्टडी उनके द्वारा किया गया, ठीक है, इसमें क्या कहा गया, ये एक तरीके से यूज्ड किया जाएगा टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क, फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें उन्होंने किया स्टैंडर्ड टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला चौथा नंबर पे उन्होंने जो स्टडी किया वो है अ पीस रेट सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अ पीस रेट सिस्टम किससे संबंधित है, तो एफडब्ल्यू टेलर से। इसी तरीके से जो ऊपर के 3 कंसेप्ट हमने पढ़े एफडब्ल्यू टेलर से संबंधित, वो भी पूछे जाते हैं। तो अ पीस रेट सिस्टम में क्या है, इसमें उन्होंने बताया, ठीक है, कि जो वेजेस होंगे, जो दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, जो भी पैसा बनेगा वर्कर्स का, ठीक है, वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये किस पे डिसाइडेड होगा, विद ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो वेजेस ऑफ वर्कर्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है, बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। तो जो काम करेंगे, ठीक है, किस प्रकार का काम है, कितना काम किया गया, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, वेजेस डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अ पीस रेट सिस्टम। अगला एफडब्ल्यू टेलर से संबंधित हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो है एक्सेप्शन प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन प्रिंसिपल भी किनके द्वारा दिया गया, तो एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल में उनके द्वारा क्या कहा गया कि एक लार्ज डेली टास्क मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाना चाहिए, ठीक है, और रिवॉर्ड भी देना चाहिए जब टारगेट को अचीव कर दिया जाए, और यदि सपोज वो जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पा रहा है तो पेनल्टी भी लगानी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि सेटिंग अप अ लार्ज डेली टास्क्स बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, लार्ज डेली टास्क्स को सेट करना पड़ेगा कि क्या टारगेट है, नहीं है। यदि टारगेट को हम लोग अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो रिवॉर्ड दो, और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर पेनल्टी लगाओ। तो ये कंसेप्ट था एक्सेप्शन प्रिंसिपल का, जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला जो कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया वो है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ठीक है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में,
ठीक है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित हम लोग सारे कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स में उन्होंने बताया कि टूल्स जो हैं उसको किस तरीके से स्टैंडर्ड में बनाया जाए, ठीक है। तो ये रिलेटेड था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, ठीक है। तो इससे संबंधित ये था आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ठीक है। इसमें कहा गया कि उन्होंने जो बताया कि मशीन टूल्स को डेवलप करना ताकि जो वर्क है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो वैसे डेवलप किया जाए मशीन टूल्स को, ठीक है, जिससे क्या हो, काम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो इजी तरीके से काम को किया जा सके। तो ये याद रखिएगा आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स में। जस्ट हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 7 नंबर पे एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित जो काम है वो है उन्होंने जो कहा ट्रेड यूनियंस के बारे में, ठीक है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे उनके द्वारा क्या कहा गया, उनका कहना था कि ट्रेड यूनियन जो है वो बेकार का चीज़ें हैं, ठीक है। और जो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है, और ये अननेसेसरी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन के बिल्कुल खिलाफ है एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा जो 8वें नंबर पे हमें जानना चाहिए एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित वो है वर्क्स ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, वर्क्स ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी या एक्टिविटी लिखिए, ठीक है। तो उनका कहना था, ठीक है, कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से मोटिवेटेड होते हैं। तो वो मोटिवेटेड होते हैं जो उनके पर्सनल एम्बिशंस हैं, ठीक है। लोग लोग कब काम करेंगे, जब उनके जो पर्सनल एम्बिशंस को पूरा किया जाएगा। जैसे कोई इंसान यदि चाहता है कि नहीं मुझे घर बनाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं, तो यदि पर्सनल एम्बिशन में आप उसका साथ दोगे, ठीक है, तब वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो टेलर जो है वो ग्रुप एक्टिविटी के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ही वॉज अगेंस्ट ग्रुप एक्टिविटी। वो चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो याद रखिएगा, ठीक है, वर्क्स ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी। उसके बाद 9 नंबर पे जो उनके द्वारा एक ऐसे याद रखिए शॉप मैनेजमेंट, ठीक है, शॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो अलग अलग काम किया गया, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप करने के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ देखा, जिसमें टाइम एंड मोशन स्टडीज़, पीस रेट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शन प्रिंसिपल, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, वर्क एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी, ट्रेड यूनियन, शॉप मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू टेलरिज्म के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, न्यू टेलरिज्म, ठीक है। एक तो टेलरिज्म हम लोग समझ गए, न्यू टेलरिज्म क्या है। तो टेलर जो हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। टेलर जो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं सिर्फ इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू अलग अलग इंडस्ट्रीज पे सिर्फ फोकस करते हैं। लेकिन जो न्यू टेलरिज्म है, न्यू टेलरिस्ट जो हैं, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग अलग आईटी इंडस्ट्रीज में, पीपल के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा कि टेलर जो हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज को थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है, इसकी तरफ फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज पे। लेकिन जो न्यू टेलरिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो बाद में टेलरिज्म को एक तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया गया उसमें क्या किया, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है, अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो अलग अलग आईटी इंडस्ट्रीज की तरफ देखा गया, ऑन वेरियस आईटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा पीपल्स के ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। तो सिर्फ इंडस्ट्रीज को सिर्फ इंडस्ट्रीज पे फोकस ना रह करके अलग अलग इंडस्ट्रीज, ठीक है, अलग अलग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, न्यू टेलरिज्म, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक है हमारा रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में सबसे पहली बात जो जाननी चाहिए वो किनके द्वारा दिया गया यह कंसेप्ट, तो हर्बर्ट साइमन, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन जो हैं वो रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच के एक तरीके से फादर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो हर्बर्ट साइमन हो गए और एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, या एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं, मैक्स वेबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स वेबर। तो दो लोग हैं। अब देखिए, मैक्स वेबर ने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन के एनाटॉमी के बारे में, ठीक। तो इन्होंने डिस्कस किया एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, ठीक है। जो कि मतलब ह्यूमन बॉडीज पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया, ठीक है। दूसरी बात, हर्बर्ट साइमन क्या बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं इसकी फिजियोलॉजी पे, ठीक है, फिजियोलॉजी ये टर्म है, इसको बस याद रखना है, जिसमें वो बात करते हैं वर्क ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना है आपको। देखिए, मैक्स वेबर डिस्कस करते हैं क्या, एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, जो कि रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। लेकिन हर्बर्ट साइमन क्या करते हैं, इसके फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडीज के क्या काम है, वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, साइमन ने पहली बात जो हमें जाननी चाहिए इनसे संबंधित ये कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको, क्रिटिकल थ्योरी को, क्रिटिकल थ्योरी को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्रिटिकल थ्योरी को उन्होंने एक सेकेंड, क्रिटिकल थ्योरी नहीं होगा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल थ्योरी को, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और साइमन का कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर हैं, ठीक है। इस बात को जैसे मैं बताता हूँ, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो उनका कहना था जो भी प्रिंसिपल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर के रूप में काम करते हैं, म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फिर उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। और दूसरी बात जो हमने पढ़ा, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें उन्होंने पहला बताया एक टॉप लेवल पे होगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है, या फिर इसको नॉन ऑपरेटिव स्टाफ भी कहा जा सकता है, नॉन ऑपरेटिव स्टाफ, ठीक है। और तीसरा उन्होंने जो बताया वो कहा ऑपरेटिव स्टाफ, ठीक है, ऑपरेटिव स्टाफ, या फिर इसको लोवेस्ट लेवल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, सुपरवाइजरी स्टाफ और ऑपरेटिव स्टाफ। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। 3 लेवल्स कौन कौन से होते हैं पूछा जा सकता है कि कितने लेवल्स के बारे में उन्होंने बात किया है, ठीक है। अब अगला चीज़ हम लोग बात करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हर्बर्ट का डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो है डिसाइडिंग डिसीजन, ठीक है, और मेकिंग मीन्स एक्शन लेना, ठीक है। तो डिसीजन का एक्शन लेना। तो उन्होंने जो कहा कि जो डिसीजन मेकिंग का टास्क है, ठीक है, वो कंप्लीट किया जाता है हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे 3 लेवल हमने देखे, तो हर एक
ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल के द्वारा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का टास्क पूरा किया जाता है, ठीक है। और उन्होंने 3 फेज बताए, 3 फेजेस बताए उन्होंने, किस चीज़ के रिगार्डिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, ठीक है। 3 फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो उन्होंने बताए वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए, ठीक है। तो 3 फेजेस के बारे में जो उन्होंने बताया वो कौन कौन से हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। पहला उनके द्वारा जो कहा गया वो है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ठीक है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा उनके द्वारा जो कहा गया वो है डिज़ाइन एक्टिविटी, ठीक है। और तीसरा जो उनके द्वारा कहा गया वो है चॉइस एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी। तो ये 3 फेजेस उन्होंने बताए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, ठीक है। अब देखिए, इंटेलिजेंस एक्टिविटी में उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें, इंटेलिजेंस एक्टिविटी में। डिज़ाइन एक्टिविटी में क्या होगा, इसमें सर्च किया जाएगा अल्टरनेटिव्स का, ठीक है। तो सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्टरनेटिव्स क्या हैं उसको सर्च किया जाएगा और उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। और चॉइस एक्टिविटी में क्या होगा, सॉल्यूशन, यहाँ पे सिलेक्शन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का सिलेक्शन, ठीक, सिलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब सपोज ये काम इस प्रकार से हो रहा है लेकिन ये कामगार नहीं है, तो दूसरा अल्टरनेटिव हम लोग देखेंगे। वो अल्टरनेटिव जो हमें मिल जाएगा उसको इवेलुएट करेंगे, क्या यह सही होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, तो किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। तो ये 3 फेजेस उन्होंने बताए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। और पहला में इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिज़ाइन में सर्च किया जाएगा अल्टरनेटिव्स का, और चॉइस में सिलेक्शन किया जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हर्बर्ट साइमन से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग में जो रैशनैलिटी है, ठीक है, वो अधिकतर किस पे डिपेंड करता है, करेक्ट चॉइस के ऊपर, किसका, वैल्यू और फैक्ट्स का, ठीक है। तो रैशनैलिटी किस पे डिपेंड करती है डिसीजन मेकिंग में, वो करेक्ट चॉइस ऑफ, यहाँ लिखिए, करेक्ट चॉइस ऑफ बोथ वैल्यू एंड फैक्ट्स, ठीक है, वैल्यू एंड फैक्ट्स। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो रैशनल डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कहा। उसके बाद उनका रैशनल डिसीजन मेकिंग में ये अज्यूम किया जाता है कि जो रैशनल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, उसके पास एक तरीके से परफेक्ट नॉलेज होगा, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होगा उसके पास कि क्या क्या काम किया जाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से काम होना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। और इक्वल एक्सेस होगा अलग अलग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यह एज्यूम करके चलता है कि जो रैशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होगा हर एक चीज़ों के बारे में, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक सेकंड, ठीक। अब इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में ही कि उन्होंने, साइमन ने 2 तरीके के डिसीजंस के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो साइमन ने 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन के बारे में बात कही, ठीक है। अब इसमें क्या उन्होंने कहा कि एक तो होता है प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है, प्रोग्राम्ड डिसीजन, और जो दूसरा उनके द्वारा कहा गया वो होता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के डिसीजन के बारे में वो बात करते हैं।
अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें प्रोग्राम्ड डिसीजन में कहा गया कि वैसे डिसीजन, ठीक है, जहाँ पे जो एक तरीके से रेपिटेटिव और रूटीन है नेचर में, ठीक है, तो वैसे डिसीजंस, ठीक है, जो क्या हो, रेपिटेटिव हो और रूटीन इन नेचर हो, नेचर, ठीक है। और इन प्रोग्राम्ड डिसीजन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो अक्सर होते रहते हैं, ऑकर होते रहते हैं, ठीक है, रूटीन केसेस में। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम्ड डिसीजन में वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है जो कि एक तरीके से फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली ऑकर होते रहते हैं और उनको रूटीन बेसिस पे उसका समाधान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे जगह पे ये प्रोग्राम्ड डिसीजन काम आता है। और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के बारे में उन्होंने कहा कि वैसे डिसीजंस जो रेपिटेटिव और रूटीन इन नेचर नहीं है, ठीक है, और जो पास्ट की प्रैक्टिसेस हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कांट रिलाई ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस। सपोज कोई प्रॉब्लम आया, अब उसको हम लोगों ने पिछले 10 सालों में उसी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है उस प्रॉब्लम को, लेकिन हम इसी प्रैक्टिस पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो बाकी के प्रॉब्लम्स फिर आएंगे, ठीक है। और इसमें नॉन प्रोग्राम डिसीजन में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिव कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है, जो उनके द्वारा कहा गया, कंसल्टेशन की आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें जैसे नॉन प्रोग्राम डिसीजन में कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, तो उन्होंने कहा सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, प्रोसेसिंग हाई स्किल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया, ठीक है। और जो प्रोग्राम्ड डिसीजन में उन्होंने टेक्निक बताया, उसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या आना चाहिए, तो एक हैबिट, नॉलेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन में सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है उनको ट्रेन करो अच्छे से, एग्जीक्यूटिव्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हर्बर्ट साइमन ने बात कही, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही अभी रखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। अगले फिर लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, ठीक है। तो आई होप कि ये सब वीडियोस के थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हों, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और बताइए कि क्या किस प्रकार के कंसेप्ट्स आपको चाहिए आपके आने वाले एग्जाम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।